अगर हम जैसे हमने बाइंडिंग साइट की बात की, उसी तरीके से अगर हम एक्टिव साइट की सरफेस पे इस कैटालिटिक रिएक्शन के प्रोसेस में जानने की बात करें कि किस तरीके से इसमें एक ट्रांजिएंट कोवलेंट बॉन्ड का पहले फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में जो है वो बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। काइमोट्रिप्सिन कैटालिटिक ट्राइड, यानी काइमोट्रिप्सिन जैसा कि मैंने बताया था कि एक सेरीन प्रोटीज एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। तो ये कैटालिटिक ट्राइड की फॉर्म में होता है। ट्राइड से मतलब यहाँ पर 3 तरह के अमीनो एसिड रेजिड्यूज एस्पार्टेट 102, हिस्टिडीन 57 और सेरीन 195 यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो एक न्यूक्लियोफिलिक का रोल प्ले करता है वो सेरीन 195 करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंसिंग कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पर हिस्टिडीन और एस्पार्टेट भी होते हैं। जब हमने कोवलेंट कैटालिसिस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का जो बिहेवियर है वो यहाँ पर ये जो कोवलेंट कैटालिसिस के दौरान एक्टिव साइट के और सबस्ट्रेट के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम इसे समझें कि किस तरह से व्यवहार करता है तो यहाँ पर जो सेरीन 195 है ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है, और लेकिन यहाँ एक छोटा सा ऑब्स्टेकल क्या है कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी यहाँ पर सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने के लिए चाहिए। तो इस स्थिति में जो हिस्टिडीन है ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, यानी जो हाइड्रोजन है उसको ये हिस्टिडीन जो है, हिस्टिडीन का जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है ताकि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है सेरीन का ये मोर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो कर सके और बेहतर ढंग से वहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग ब्रेक कर सके और बना सके। तो हिस्टिडीन और सेरीन के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने बात की थी एसिड बेस बैलेंस की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड बेस बैलेंस में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, हाइड्रोजन के रूप में प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ये ट्रांसफ़र भी हकीकत में इसी को मदद करने के लिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी है जो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के पर्पज से यहाँ पर भी ये जो हिस्टिडीन है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये सबस्ट्रेट के साथ जो है रिएक्ट करेगा। तो इस स्थिति में हिस्टिडीन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी में आ गया। अब हिस्टिडीन में जो इम्बैलेंस की कंडीशन बनेगी उसको एस्पार्टेट के थ्रू बैलेंसिंग किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर ये जो ट्रायड है वो यहाँ पर काम करता है, इसीलिए इसका नाम काइमोट्रिप्सिन कैटालिटिकल ट्रायड हम कहते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन एक फॉर्मल वे में मैंने आपके सामने रखा है कि भी किस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनेंगे और किस तरह से ब्रेक होंगे। अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो करीब 8 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जिनमें इन सभी का जो बिहेवियर है वो सामने आता है। लेकिन हम एक फॉर्मल वे में कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं और किस तरीके से ये बॉन्ड टूटते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेरीन है ये सेरीन में जैसे ही सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के बाद में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है हम जानते हैं कि जो काइमोट्रिप्सिन है ये सी टर्मिनल की तरफ कट करता है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में कि एरोमेटिक अमीनो ग्रुप्स में सी टर्मिनल की तरफ जो है ये कट करता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है इसके बीच में जो ये काइमोट्रिप्सिन है ये यहाँ कट करता है। कट करने के साथ ही ये जो एमिडो ग्रुप है ये प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा और जो ये एसाइल ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के साथ, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के साथ एक टेम्पोरेरी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जो ये बॉन्ड रेड कलर में दिख रहा है ये एक टेम्पोरेरी या ट्रांजिएंट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो कुछ क्षणों के लिए बनता है। और ये एसाइल ग्रुप जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, इसीलिए इसका नाम एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट भी है। पहले स्टेप में ये 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। पहला स्टेप है एसाइलेशन का, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप जो है वो डी एसाइलेशन का होता है जिसमें इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद में ये जो है एंजाइम जो है जो एक्टिव साइट है वो अपनी नेचुरल कंडीशन में वापस आ जाती है और जो एसाइल ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। यहाँ पर ये RNS2 पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आ गया। अब अगर डीएसाइलेशन होगा तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये OH जो सेरीन है वो वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में आ गया और हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट जो है
वो बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना और किस तरीके से वो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूटा। ये जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। अगर जो हम जो सबस्ट्रेट है उसको क्रोमोजेनिक करें, अगर ये कलरफुल हो तो हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रोडक्ट में जैसे ही ये प्रोडक्ट रिलीज होता है तो कलरफुल प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन के अंदर हमें कलरफुल रिजल्ट मिलते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शंस को भी हम उसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप जो होता है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीमी गति से होता है, जिसमें डीएसिलेशन की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से बाइंडिंग साइट पे अटैचमेंट होता है और किस तरीके से ये जो कैटालिटिक साइट है ये अपना काम करती है। और बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट के साथ काम करने के बाद जैसा कि हमने कहा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का रिडक्शन होना और उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सीलरेट होना और एंजाइमेटिक प्रोसेस यहाँ काम करता है। तो ये अपने आप में एक व्यू है कि किस तरीके से सबस्ट्रेट आके लगता है, लगने के बाद सबस्ट्रेट आता है, उसमें ओरिएंटेशन होती है, उसे बाइंड किया जाता है और उसके बाद उसमें कैटालिटिक रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड्स ये आज का जो टॉपिक हमारा है कंप्लीट हुआ कि एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। अगर आपके किसी भी तरह के इसमें सजेशन हो, कोई क्वेरी हो या कुछ और जानकारी हो तो आप मुझे बताएं और आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक दें। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट करने में मदद कीजिए। शुक्रिया।